आज की दुनिया में, मतलब एक लिहाज से हमेशा ऐसे ही था, मैं मानता हूँ, लेकिन आपकी सरहदें वो हैं जो आप डिफेंड कर सकते हैं। हाँ। आपके पास वो जमीन है जो आप होल्ड कर सकते हैं। देयर इज नथिंग एल्स। मतलब ये मुल्कों का जमाना नहीं है, एम्पायर्स का जमाना है। हाँ, एम्पायर्स और रीजनल ग्रुपिंग्स। हाँ। मेरा ख्याल है रीजनल ग्रुपिंग, जिसका जहां बस चले पकड़ ले इलाका। और एक और चीज आप देखेंगे, और अगेन जैसे आपने 18वीं सदी की 19वीं सदी की आपने मिसाल दी थी ना यार, शिफ्टिंग अलायंसेस। जैसे कि जो जंगें होती थी ना, अच्छा पहले हम इनके साथ हैं, अच्छा बीच में हम इनके साथ हैं, फिर हम इनके साथ हैं, डिपेंडिंग कि आपका इंटरेस्ट किस तरफ जा रहा है। और इससे मेरा ख्याल है इसकी सबसे बड़ी जो हालिया मिसाल है वो है यूक्रेन और यूरोप। मतलब आप देख रहे हो ना यार कि जो निज़ाम अमेरिका ने बनाया था पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2, वो अमेरिका ही तबाह कर रहा है, राइट? अच्छा यार, यूक्रेन जो है ना, कभी कभी तरस भी आता है। काफी तरस। ये वो यूक्रेन है जो जब सोवियत यूनियन टूटा है तो ये थर्ड न्यूक्लियर पावर कहा जाता था अमेरिका और सोवियत यूनियन के बाद, जो इसके पास न्यूक्लियर मिसाइल थे या जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर था। बरतानिया, रूस और अमेरिका ने बैठ के 94 में जमानत दी जी कि भाईजान ये आप रूस को वापस कर दें हथियार सोवियत यूनियन के ज़माने के, और हम गारंटी देते हैं आपकी इलाकाई और जोग्राफियाई सालमियत की। ये 94 की जी, 1994 की बात है। और आज उस यूक्रेन का बगैर न्यूक्लियर हथियारों के आप देख रहे हैं कि क्या हशर हो रहा है। अच्छा, मैं नजरियाती तौर पे न्यूक्लियर हथियारों के खिलाफ हूँ, लेकिन जब मैं इस तरह के हशर देखता हूँ मुल्कों के, जैसे यूक्रेन के साथ हशर हो रहा है, तो फिर मैं सोचता हूँ यार नहीं, इस जंगल में आपको नहीं पता कि कौन सा जानवर आप पे कब हमला। लेकिन नजरिया एक चीज है, नजर जो आ रहा है ना वो एक अलग चीज है, राइट? आई हैव ऑलवेज बीन अ फैन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। मैं ट्रम्प की तरह यूं कर, मुझे अब भी रिजर्वेशन है, लेकिन अब नए वर्ल्ड नहीं, न्यूक्लियर, ना सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स बल्कि न्यूक्लियर पावर। इनफैक्ट अगर हम यूरोप की अभी हम बात करें तो एक जो वजह है कि यूरोप की इकोनॉमी इस वक्त क्यों सफर कर रही है, जर्मनी की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने न्यूक्लियर प्लांट्स नहीं लगाए। हाँ, वो क्या कहते हैं, बंद कर दिए, बंद कर दिए। और जर्मनी ने, फ्रांस ने भी। हाँ, नहीं, फ्रांस में है। फ्रांस इज बिग ऑन न्यूक्लियर। अच्छा, जर्मनी ने बंद कर दिए तो उन्होंने कहा जी ये तो गैस आती रहेगी रूस से हमेशा, और फिर देख लो, तो किसी चीज पे एतबार नहीं हो सकता। नहीं, सिर्फ अपनी ताकत पर, और यू नीड इकोनॉमी एंड यू नीड मिलिट्री स्ट्रेंथ, इसके अलावा गेम कोई नहीं है इस वक्त। यूरोप और ये जो चल रहा है ट्रम्प के साथ, हाँ, हर क्राइसिस में एक अपॉर्चुनिटी होती है। क्यों, राइट? यूरोप के लिए अभी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने आप को एक इंडिपेंडेंट पावर की तरह एस्टैब्लिश करें। अच्छा, हंसे मत, हिस्ट्री उसे घसीट रही है, बालों से घसीट रही है। अच्छा, इस वक्त चार्ल्स डे गॉल जो फ्रांस के साबिक एक सरबराह रहे हैं और जर्नैल भी थे, उनकी रूह कितनी खुश होगी, क्योंकि वो हमेशा चाहते थे कि यार नेटो से में हमने ना दाखिल हों, क्योंकि इसमें अमेरिकन डोमिनेंस होगी और हम अमेरिकन के नंबर 2 बन जाएंगे, जैसे यूके को वो समझते थे। आज मैक्रोन उसी डायरेक्शन में जा रहा है। भाई ने ये भी बोला है कि हमारे पास जौहरी हथियार हैं, हमारी एक इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंस नेटवर्क है विच इज नॉट लिंक्ड टू द यूएस की नेटवर्क, बाकी तो उनके महरूने मिन्नत चल रही होती है ना, तो हम अपनी न्यूक्लियर अम्ब्रेला भी एक्सटेंड कर सकते हैं ओवर यूरोप। दैट इज अ बिग डील। और फिर उसने ये भी कहा है कि जी हमारी जंग चल रही है इस वक्त रूस के साथ, जिसपे पुतिन का मैंने सुना है कि जवाब आया है कि शायद आप भूल गए कि नेपोलियन के साथ क्या हुआ था जब उसने रूस पे हमला किया था। एनीवे, ये चीजें चल रही हैं। तो एक तो अपॉर्चुनिटी है फ्रांस के लिए, लेकिन दूसरा जो बंदा अपने लिए जगह बना रहा है ना, एज यूजुअल, इज एर्दोआन। अच्छा, हाँ, क्योंकि वो कह रहा है कि जी देखें, ये जो आपकी यूएस अलायंस है ये तो खत्म हो गई है, ठीक है? अब अगर आपने वाकई ताकतवर हो, यूरोप ने वाकई ताकतवर होना है, तो हमें अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनाना है, और वो आप हमारे बगैर नहीं बना सकते। हाँ। और बात भाई की सही है, लार्ज पॉपुलेशन, इकोनॉमी भी सही चल रही है, एंड इंडिपेंडेंटली मिलिटरीली पावरफुल। मतलब किसी के भी सेकंड लार्जेस्ट पावर किसी के महरूने मिन्नत नहीं है। हाँ। तो इन दोनों को ना बहुत खूबसूरत चांसेस, लेकिन उसके बदले भाई जो कीमत मांगने वाले हैं वो यूरोपियन जो हैं, उनका रेसिज्म वो देने को तैयार नहीं। ये अच्छा, रेसिज्म की आपने बात की ना, तो अभी ये जो नायब सदर हैं अमेरिका के, जेडी वैंस, थोड़ा सा मोटा मुंह है उनका, वो अभी इनकी एक बड़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आई और बज़ाहिर वो यूके और फ्रांस से मुखातिब हो रहे थे और कह रहे थे कि यार अब इन ममालिक की हम बात सुनेंगे जिन्होंने 30-40 साल से जंग ही नहीं लड़ी। हाँ,
तो वहाँ पर ना अब आप देखें कि यूक्रेन से लेके पोलैंड से लेके जर्मनी तक ना सब तस्वीरें डाल रहे हैं कि जी हमारे इतने सोल्जर्स मरे थे आपकी मदद करते हुए और इराक में अमन कायम करने और अफगानिस्तान में। तो मतलब कि इनका जो वो टोन डेफनेस है ना वो नहीं हटेगी। और ऊपर से अभी मैं देख रही थी देख रहा था कि ईयू की कोई फॉरेन पॉलिसी इंचार्ज है, नाम उनका मुझे याद नहीं है, वो कह रहे थे कि देखिए अगर हम रूस को नहीं काबू कर सकते तो हम चाइना को शिकस्त कैसे देंगे। हाँ। यार तुम हो कौन? हाँ अच्छा, क्यों शिकस्त देना चाहते? नहीं क्यों, मतलब फटा क्या है आप लोगों का? हाँ। आप लोगों को तो अमेरिका उस वक्त उस तरफ धकेल रहा था ना, तो अभी तक वो आपकी ब्रेन वॉशिंग चल रही है। आपने मतलब वो ये क्या लॉजिक? लेकिन अमेरिका का इतना इंपीरियलिस्ट माइंड नहीं है जितना यूरोपियंस का है हिस्टोरिकली। ये देखें, वो ठीक है कि इस वक्त हम उनसे हमदर्दी कर रहे हैं कि अमेरिका ने उनका साथ छोड़ दिया, हमदर्दी तो बिल्कुल नहीं है लग रहा है मुझे, लेकिन जिस दिन ये अपने पाँव पे खड़े हो गए, जो कि 5 से 10 साल की बात है, 10 साल उसके बाद आपको लग पता जाएगा, इसलिए कि इनका कॉलोनियल माइंडसेट जो है वो बरकरार वैसे का वैसा है। आज वो जर्मन चांसलर की तुमने मुझे भेजी थी, एक क्लिप भेजा था, किसका भेजा था, जो ये कह रहा था कि हमारी फौज इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, लेट इट बी स्ट्रेट, कि जो पोलैंड से रूस तक जा सके। ये वो किसी का मजाक था। अच्छा, वो जोक था कि क्या आप कि मैं जर्मन हूं और मैं क्लियर करना चाह रहा हूं कि आप चाह रहे हैं कि हम एक बहुत बड़ी फौज बनाएं और पोलैंड से गुजर कर रूस की तरफ जाए। मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्या कि आगे कोई गलत फहमी ना हो, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर में यही हुआ था ना। तो दैट वाज अ जोक ऑन हिज पार्ट। एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो मेरे ज़हन में आता है, ठीक है। अब यूरोप है वेलफेयर स्टेट, यूरोप के जो ज्यादातर ममालिक हैं वेलफेयर स्टेट्स, मोर और लेस, वो अब जा रहे हैं वॉरफेयर स्टेट की तरफ। वेलफेयर से वॉरफेयर, सिक्योरिटी स्टेट कहते हैं, सिक्योरिटी स्टेट जो भी, वेलफेयर वॉरफेयर अच्छा लग रहा था मुझे, इसलिए मैंने इस्तेमाल किया। वो जो पैसे आएंगे डिफेंस बजट के, वो आपके निकलेंगे सोशल सर्विसेज से। सोशल सर्विसेज, और ये वो है जो दिहाइयों से चल रही है, लोग आदी हो गए हैं। जब ये चीज हटेगी सोशल अनरेस्ट बढ़ेगा। सोशल अनरेस्ट जब बढ़ता है तो लोग हुकूमत की तरफ नहीं देखते, लोग ऑपोजिशन की तरफ देखने लग जाते हैं। ऑपोजिशन आपकी है इंतहाई राइट विंग। तो ये जो सिनेरियो है, अगर इसको हम आगे ले जाएं कि 5 साल 10 साल बाद यूरोपियन मिलिट्री पावरफुल हो जाती है उस लेवल की कि वो चीजों को संभाल ले, तो पावरफुल यूरोपियन मिलिट्रीज जो शायद एक्सट्रीम राइट नियोनाजी पार्टीज के हाथ में हो। हाँ, कितना मजेदार सिनेरियो। जैसे 1918 से 1939 तक का जो यूरोप है, वो उसकी बात कर रहे हैं आप। समथिंग लाइक यही था, बट वर्स। हाँ, बट वर्स। अच्छा, एक और मैं तुमसे जानना चाह रहा हूँ, 5 आइज जैसे एक है। हाँ, वो भी है, 5 आइज अलायंस है कि 5 जो मगरबी ममालिक हैं, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियों के दरमियान कोऑपरेशन की वजह से ही बाकी जो ममालिक हैं या उनको बड़ा वक्ता पड़ जाता है। और वो जो 5 आइज हैं उसमें ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, बरतानिया है, कनाडा है और अमेरिका है। ये जो ट्रम्प साहब खेल रहे हैं शतरंज, उसके बाद ये जो 5 आइज है, इसका मुस्तकबिल क्या है? कनाडा से इन्होंने पंगा ले रखा है, यूके जो है उसके पर फड़फड़ा रहे हैं, यूक्रेन के मामले पे वो इनके साथ नहीं है। तो अच्छा, अगर ये जिसे मैं कहता हूँ कि इंटेलिजेंस का पिवट एक तरह से, जिसके पूरा कुर्राज ये लोग कंट्रोल कर रहे हैं, इसका फिर क्या होगा? नुकसान पहुंचा है, इसको बहुत शदीद नुकसान पहुंचा है। बल्कि इंटेलिजेंस शेयरिंग की आपने बात की, हाँ, तो देखें ट्रंप ने यूक्रेन के हथियार तो खत्म को रोक दिए हैं ना, इंटेलिजेंस शेयरिंग भी रोक दी है। और ये शायद ज्यादा खतरनाक है यूक्रेन के लिए, क्योंकि ये वो टारगेटिंग होती थी जिससे उनको पता लगता था कि रशियन ट्रूप मूवमेंट्स कहाँ हो रही हैं, हाँ, उनके जहाज कब किस एयरबेस से उठे, और फिर जो इनकी जो डीप स्ट्राइक ड्रोन्स और मिसाइल्स हैं उनकी टारगेटिंग भी यही होती। अच्छा, दिस मीन्स, और पूरे अभी मैं यूरोप, इनफैक्ट एक वहाँ एक मुसन्निफ है बहुत मशहूर, यारोस्लाव तिमोरॉव, वो भी यूक्रेनियन है, तो मैं उससे बात कर रहा था, तो मैंने कहा, एक तो मैंने उसे कहा कि जी बहुत अफसोस हुआ ये सुन के, और दूसरी बात है कि सर आप कभी हमारे से पूछ लेते ना, हमारे साथ तो 1000 बार हुआ है, ठीक है ना। अमेरिका की एक बहुत बड़ी पावर प्रोजेक्शन हमेशा रही है हथियार बेचना, राइट। मैं आपको हथियार बेचता हूं, फिर आपको पुर्जों के लिए मेरे पास ही आना होता है, एक लिंक, एक डिपेंडेंसी बन जाती है। यूक्रेन अमेरिकन हथियारों के लिए एक बहुत बड़ा इश्तिहार था, देखो ये प्रूफ ऑफ परफॉर्मेंस। अब वो इश्तिहार बन गया है कि यार मर के बिना, गलती करके बिना अमेरिकन हथियार ना खरीदो, वो बीच जंग में ऑफ कर देंगे, राइट।
तो व्हाट डू यू थिंक दैट डज टू द अमेरिकन डिफेंस इंडस्ट्री? और देखो वो कोई अकेले तो नहीं है ना, इस बाजार में और भी बहुत दुकानें हैं। आप रूस के पास भी जा सकते हो, आप चीन के पास भी जा सकते हो, आप किसी के पास भी जा सकते हो। तो देखिए अभी जैसे अनवर भाई कह रहे थे कि ब्रूट फोर्स आपके पास स्ट्रेंथ है, शॉर्ट टर्म में सही है, पैनामा भी आप खा जाओगे, ग्रीनलैंड भी आप खा जाओगे, को शॉर्ट टर्म में फायदा होगा, लॉन्ग टर्म में अमेरिका को नुकसान ही नुकसान है। दैट इज माई व्यू। तो ये अच्छी खबर है बुरी खबर है? और मेरे लिए तो अच्छी है।